हम लोग आपका डिडक्शन का चैप्टर कर रहे थे और आज वो चैप्टर आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन नंबर 80 डबल जी से हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे। अभी तक हम कितना कर चुके डिडक्शन का चैप्टर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमने 80C की डिडक्शन करी, जिसमें कि पैसा आप जहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उसकी आपको 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल जाती है। 80CCC पेंशन फंड था और 80CCD नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम इसको बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पैसा डालते हैं, अप टू अ सर्टेन लिमिट डाल सकते हैं। तो जो एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसकी डिडक्शन यहाँ मिलती है। और 80C, 80CCC और 80CCD1 तीनों का मिलाकर भी 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता। 80D आपका मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम था, अपने लिए, अपने स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करा सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स के लिए करा सकते हैं। अपनी फैमिली के लिए 25,000, पेरेंट्स के लिए 25,000। दोनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन है, ये लोग हैं तो 50,000 की लिमिट, आप लोग हैं तो आपके लिए 50, दोनों है तो 50-50। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 रुपये का कर सकते हैं, बट वो इसी लिमिट के विद इन कर सकते हैं, अलग से नहीं कर सकते। और सीनियर सिटीजन है आप में से कोई भी, तो उसके लिए 50,000 तक का आप मेडिकल एक्सपेंडिचर भी कर सकते हैं, बट इसी लिमिट के विद इन कर सकते हैं, भले आपने इंश्योरेंस ना लिया हो। ये चीज़ मैंने आपको करवाई थी। अगर आप किसी डिपेंडेंट को देख रहे हैं और वो डिसेबल्ड है, तो फिर 75,000 या 1,25,000 डिपेंडिंग ऑन द डिसेबिलिटी ज़्यादा है या कम है, आप डिडक्शन ले सकते हैं। बट अगर आप लेंगे तो फिर वो डिसेबल्ड पर्सन 80U की डिडक्शन नहीं ले पाएगा। तो या तो 80U में वो डिडक्शन लेगा या 80DD में आप लेंगे। 80DD है, किसी का भयानक वाली डिजीज़ है, उनका आप इलाज करवा रहे हैं तो 40,000 की लिमिट है। मैक्सिमम 1 लाख भी हो सकती है अगर सीनियर सिटीजन है। तो यदि कोई पैसा रिकवर हो गया, इंश्योरेंस कराया हुआ था, तो वो माइनस होगा, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखते हैं, खर्चे का पैसा मिल रहा है तो माइनस कर लेंगे। हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है 8 साल तक, उसका इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं। और हाउस प्रॉपर्टी का आपने कुछ हाउस प्रॉपर्टी लोन पर ली है तो 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट जो 24 क्लॉज बी में नहीं हो सकता है, डिडक्शन की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, वो आप 80EE या 80EE में ले सकते हैं। 80EE में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आप लोन लेते हैं 1.5 लाख रुपए तक, और 80G में आप डोनेशंस देते हैं, और जितनी देते हैं उतनी ले सकते हैं, 100% या 50% या कई बार एडजस्टेड GTI का 10%, और उसमें भी पहले आप 100% वाली लेंगे। फैमिली प्लानिंग के लिए दे रहे हैं, ओलंपिक एसोसिएशन को दे रहे हैं तो लेंगे, और उसके बाद भी लिमिट बच गई तो रिमेनिंग लिमिट का 50% या जो अमाउंट डाल रहे हैं उसका 50% विच एवर इज लोअर लेंगे। और वो क्या है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को या फिर जो प्लेस ऑफ वर्शिप है वहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, वहाँ पर आपको लास्ट में डिडक्शन मिल रही थी। अब हम आगे की जितनी डिडक्शन है उसकी डिस्कशन करेंगे और आपका ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 80GG है डिडक्शन फॉर रेंट पेड। एक तो है आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, वो सैलरी के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बट अगर हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है और आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है और आप रेंट पर रह रहे हैं, और डेफिनेटली आप सेल्फ ऑक्यूपेशन में है, यानी कि आप एम्प्लॉयड नहीं है, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको रेंट की रिडक्शन मिलेगी 80GG में लोअर ऑफ द फॉलोइंग। ये लिमिट आपको याद करनी पड़ेगी। लोअर क्या है? 5,000 रुपये महीने का, तो टोटल साल का निकलेगा 60,000, यानी 60,000 से ऊपर की कभी भी 80GG में डिडक्शन मिल ही नहीं सकती है। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 25%, या फिर रेंट जो आपने पे करा है उसमें से 10% एडजस्टेड GTI माइनस कर लीजिए। ये लिमिट लगाई गई है सोच विचार कर कर। कोई कैलकुलेशन होती है ना, जैसे एक्चुरियल वैल्यूएशन होती है, ग्रेट्युटी की वैल्यूएशन होती है, या कोई एस्टिमेशन होता है, वैसे कोई एस्टिमेट कर कर ही लिमिट लगाई गई है। तीनों लिमिट्स लगाई गई है, जिसमें लोअर जो होगी उतना आप जो है डिडक्शन ले सकते हैं। एडजस्टेड GTI क्या होती है? वही ग्रॉस टोटल इनकम में से आप 112, 112A, 111A और सभी डिडक्शन 80GG को छोड़ के माइनस करेंगे। सर बट मैंने तो देखा है कि हमने सभी डिडक्शन माइनस करके 80G को छोड़कर देखा तो उसको हमने एडजस्टेड GTI बोला। जब 80G कर रहे थे तो यहाँ पर 80G लिखा हुआ था एडजस्टेड GTI में, जब 80GG कर रहे हैं तो 80GG लिखा हुआ है। अगर दोनों भी क्वेश्चन में आ गया, 80G की डिडक्शन भी है जिसमें एडजस्टेड GTI निकलनी है और 80GG भी है जहाँ एडजस्टेड GTI निकलनी है, तो कैसे करेंगे? उस केस में इक्वेशन बनकर होता है, XY लेकर इक्वेशन बनकर होता है, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड। एक्सेप्शनल सिनेरियो कराने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर करेंगे। बाकी 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में इक्वेशन बनती थी, वैसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी आपको। और अगर आपने कॉस्टिंग करा है तो कॉस्टिंग में भी हम कॉस्ट की रीअपोर्शन करते हैं, वहाँ भी इक्वेशन बनती है, वैसे ही कुछ इस प्रकार इक्वेशन यहाँ भी बनेगी, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड कराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फोकस हमेशा रहता है कि 95% की कवरेज हो, 5% एक्सेप्शंस जो है उन्हें छोड़ दिया जाए। 95% ढंग से कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, एग्जामिनेशन आ जाएगी आपकी। तो यहाँ तक की बात क्लियर है?
हाँ जी सर, ये हो गई आपकी डिडक्शन। ये लिमिट तो याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं कोई हेल्प कर नहीं सकता हूँ। 5,000 रुपये, 25% ऑफ एडजस्टेड GTI, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, याद करना ही पड़ेगा। 80GGA, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देंगे तो आप डिडक्शन ले सकते हैं अगर आपकी PGP इनकम नहीं है। क्योंकि अगर आपकी PGP इनकम है तो उसमें आपको याद होगा डोनेशन वगैरह आप दे सकते थे साइंटिफिक रिसर्च के लिए, और वो हमने PGP के चैप्टर में करा था। जिनकी PGP की इनकम नहीं है वो सेक्शन 80GGA में डिडक्शन ले सकते हैं। या तो रूरल डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो पैसा देंगे, अदर देन कैश देंगे तो ले सकते हैं। 2,000 रुपये तक कैश में भी दे सकते हैं, लिमिट कुछ नहीं है, जितना दोगे उतना ले सकते हो। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये इलेक्टोरल ट्रस्ट जो इलेक्शन कराती है, उस इलेक्टोरल ट्रस्ट को भी पैसा दिया जा सकता है डोनेशन का, या पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया जा सकता है। उसके लिए 2 सेक्शन बने हैं, 80GGB, 80GGC। 80GGB जो है वो इंडियन कंपनी के लिए है, और 80GGC जो है वो अदर देन इंडियन कंपनी के लिए है। यानी कि लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन को छोड़कर, अदर देन तीनों, इंडियन कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल पर्सन को छोड़कर, और 80GGB इंडियन कंपनी के लिए। इसका मतलब तो ये हो गया कि आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कि आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, कुछ भगवान हो गए, लोकल अथॉरिटी, ये लोग डोनेशन नहीं दे सकते। इसका मतलब ये हो गया। तो अगर इंडिविजुअल हैं, हफ हैं, बाकी लोग हैं तो वो इसमें आएंगे, और अगर इंडियन कंपनी है तो इसमें आएगी। कैश में दे नहीं सकते, और पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको दे सकते हैं, जो कि इस अमाउंट को एडवर्टीजमेंट पर यूज़ कर सकती है। हाँ, बिजनेस एक्सपेंडिचर में क्लेम नहीं कर सकते। PGP में दे रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज को खर्चा दिया है, और आप PGP में यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं, नहीं कर सकते आप। हाँ, डिडक्शन की फॉर्म में 80GGB में ले सकते हैं, 80GGC में ले सकते हैं। तो ये सारी डिडक्शन तो आपकी हो गई। या तो हमने कहीं पर पैसा डाला, कहीं पर इन्वेस्ट करा, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पॉलिसी वगैरह ली, कोई इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया, या हमने डोनेशन करी है। ये सारी डिडक्शन के बाद आखिरी आ रही है आपकी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। आप इनकम कमाएंगे, वो इनकम आपके लिए इनकम में डेफिनेटली चार्जेबल होगी, और फिर उसकी डिडक्शन भी मिल जाएगी अगर आप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। वो कौन कौन सी डिडक्शन है आप जानते हैं। सेक्शन 80QQB, 80RRB, दोनों ही डिडक्शन रॉयल्टी इनकम की है। मतलब कि अगर रॉयल्टी इनकम आपकी आ रही है ऑथर्स को, और ये ऑथर्स कौन से होने चाहिए, टेक्स्ट बुक के नहीं। मैं क्या हूँ, टेक्स्ट बुक का ऑथर हूँ। मैं एकेडमिक्स पढ़ाता हूँ, उसकी बुक लिखता हूँ, वो नहीं। न्यूज़पेपर जर्नल लिख रहे हैं, वो नहीं। नोवेल लिख रहे हैं, नोवेल, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, फिक्शन लिख रहे हैं, उन वाले ऑथर्स की बात हो रही है। चेतन भगत, 3 इडियट्स, 5 पॉइंट समवन, ऐसे कुछ था, वो सब बुक्स लिख रहे हैं। हैरी पॉटर, यस, हम इंडियन की बात करेंगे क्योंकि रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही बेनिफिट दिया गया है। ये डिडक्शन आपको मिल सकती है मैक्सिमम 3 लाख, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। जो रॉयल्टी इनकम आपकी आ रही है उससे ज़्यादा कभी नहीं होगी। मान लो 1 लाख की रॉयल्टी इनकम है, तो जब इनकम ही 1 लाख की है तो क्या डिडक्शन आप 3 लाख की ले सकते हैं? द आंसर इज नो। जिस इनकम के लिए डिडक्शन मिल रही है उस इनकम से ज़्यादा की डिडक्शन कैसे हो सकती है? या फिर वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड, अगर आप रॉयल्टी ले रहे हो ना परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो उस केस में 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ बुक जो है लिमिट लगा दी गई है। रॉयल्टी या तो आपकी सेल्स की परसेंटेज पर आ सकती है या पर कॉपी आ सकती है, कि जितनी भी सेल करो मुझे नहीं पता, मैं तो पर कॉपी इतना लूंगा। तो जहाँ परसेंटेज ऑफ सेल्स है वहाँ पे 15% ऑफ वैल्यू ऑफ द बुक, जितनी भी सारी बुक्स आपकी बिकी पूरे साल में उसका 15% हो जाएगा। 3 लाख है रॉयल्टी इनकम जो आपको मिल रही है, तीनों में से जो भी कम होगा उतने की डिडक्शन आपको जो है मिलेगी। ये लिमिट याद करनी पड़ेगी। और यदि ये पेटेंट पर है, क्योंकि पेटेंट पर भी रॉयल्टी मिलती है, आप किसी को यूज़ करने देते हैं या आप अपनी बुक का राइट किसी पब्लिशर को देते हैं कि मेरी बुक की कॉपी बनाकर बेचो, बदले में मुझे रॉयल्टी दे देना, ऐसा ही होता है ना। तो पब्लिशर रिस्क लेता है पब्लिश करने का और आपको थोड़े थोड़े पैसे देता है जितनी भी कॉपी बिकती है। ये अरेंजमेंट को रॉयल्टी बोलते हैं। सिमिलरली आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना ली जिसमें आपने उसको पेटेंट करा दिया, कोई यूज़ नहीं कर सकता। अब आप अगर किसी को वो पेटेंट यूज़ करने के लिए देंगे तो बदले में आप रॉयल्टी लेंगे। तो रॉयल्टी आप ले सकते हैं, उसका सेक्शन है 80 RRB, और ये सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को बेनिफिट दिया गया है। तो यहाँ पर भी जो है आपको 100% ऑफ रॉयल्टी, ये 3 लाख रुपए तक डिडक्शन मिल सकती है। पहले आप इनकम को इनकम में डालेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकती है ये, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में रॉयल्टी की इनकम आएगी। उसके बाद डिडक्शन की फॉर्म में 80QQB या 80 RRB में आप यहाँ माइनस करेंगे 100% या फिर 3 लाख रुपए 80 RRB। हाँ जी, अगर ऊपर वाले दोनों ही सेक्शन में अगर रॉयल्टी इंडिया के बाहर अर्न करी जा रही है, भले रेजिडेंट इंडिविजुअल ने करी हो बट इंडिया के बाहर अर्न करी हो क्योंकि उनकी बुक या उनका पेटेंट इंडिया के बाहर यूज़ होता है, उस केस में वो जो पैसा है ना वो इंडिया में आ जाना चाहिए 6 महीने के विदिन, तभी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं डिडक्शन का। तो इनकम में दिखा रहे हैं पैसा भी इंडिया में आएगा तो डिडक्शन लेंगे। ये नहीं होगा पैसा इंडिया के बाहर ही है, इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए, जो आपने कमाया वो इंडिया में आना चाहिए।
अब बात करेंगे आपके सेविंग की। बहुत सारे लोग सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं। बैंक के, कोऑपरेटिव बैंक के, पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें आपने पैसा डाला, उससे जो इंटरेस्ट की इनकम आई, तो वो जो आपका इंटरेस्ट मिलेगा वो सबसे पहले आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उस इंटरेस्ट को टैक्सेबल करेंगे, और उसके बाद 10,000 रुपये तक आप 80EE में माइनस कर सकते हैं। ये फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। सभी लोगों को जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट मिल रहा है वो ये इंटरेस्ट नहीं है, ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है। और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपको 5,000 मिलता है मान लेते हैं पूरे साल में, तो आप उसको डालेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, और फिर डिडक्शन में सेक्शन 80EE जो किसी एक स्पेसिफिक इनकम के लिए डिडक्शन मिल रही है, जो इनकम आपने इनकम में ऑलरेडी ले ली है, उसको यहाँ माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे जी आप? जितनी मिल रही है उतना, या 10,000? 10,000 की मैक्सिमम लिमिट है। जो लोग सीनियर सिटीजन है उनके लिए 80EE नहीं है, उनके लिए 80EB है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को बोला गया कि सेविंग का इंटरेस्ट हो या फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हो, अगर आप रेजिडेंट हैं उस केस में 50,000 रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो मान लो कि आपकी 10 लाख रुपए की सेविंग पड़ी है और 10 लाख रुपए में आपका 50,000 का इंटरेस्ट आ रहा है, 5% पर इंटरेस्ट आ रहा है मान लेते हैं, सेविंग का या फिक्स डिपॉजिट का आ रहा है मान लेते हैं, 60,000 आ रहा है आपका इंटरेस्ट। तो जो 60,000 आपका इंटरेस्ट आएगा उसे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करेंगे सीनियर सिटीजन के लिए, और उसके बाद 80EE में माइनस करेंगे। कितना? पूरा 60,000 नहीं, मैक्सिमम 50,000 तक है, तो 50,000 माइनस कर देंगे। 10,000 तो डेफिनेटली अभी भी टैक्सेबल होगा। ये जो डिडक्शन हमने बात करी है 80EE और 80EB की, ये फर्म AOPBOI को नहीं मिलती है, फर्म AOPBOI को नहीं मिलती है। अब बात करेंगे सेक्शन 80U की डिडक्शन की, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यदि कोई डिसेबल्ड पर्सन की देखरेख आप कर रहे हैं तो 80ED में लेते हैं आप डिडक्शन, जो हमने ऊपर पढ़ा था आज। 80ED मेंटेनेंस ऑफ अ डिपेंडेंट हु इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सेम डिडक्शन मिलती है 80U में, पर ये उस इंसान को मिलती है जो एक्चुअली में डिसेबल्ड है। तो या तो 80ED की उसको मिलेगी जो देख रेख कर रहा है, या फिर जो एक्चुअली में डिसेबल्ड है उसको मिलेगी। दोनों में से एक ही डिडक्शन मिल सकती है। कितनी मिलेगी? वही 75,000, और अगर डिसेबिलिटी ज़्यादा है 80% या उससे ज़्यादा है तो 1,25,000। अगर कायदे में देखा जाए तो 75,000 भी तब मिलती है जब डिसेबिलिटी कम से कम 40% है या उससे ज़्यादा है, जो है नहीं लिखवाया मैंने, आपको एडिशनल बात बता रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं कि क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो कभी भी ऐसे तो नहीं आएगा कि 20% डिसेबिलिटी है तो बताइए इसको कितना डिडक्शन मिलेगा, ऐसे नहीं देते वो लोग। इसलिए कट शॉर्ट करने के लिए आपको मैंने सिंपल ये बताया कि डिसेबल्ड है तो 75,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, यदि ज़्यादा डिसेबिलिटी है 80% या उससे ज़्यादा तो 1,25,000 की डिडक्शन मिल सकती है, 1,25,000 की डिडक्शन मिल सकती है। आगे बात करेंगे 80JA की। 80PA बस कंप्लीट होने वाला है आपका पूरा डिडक्शन का चैप्टर। 80JA जो है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कर्स की बात करता है। जिस इंसान की पीजीपी इनकम है और उसको ऑडिट कराना ज़रूरी है, अगर वो नए वर्कर्स को एम्प्लॉय करेगा तो जितना भी नए वर्कर्स की एम्प्लॉय कॉस्ट है वो अपने पीएनएल में तो डालेगा ही डालेगा। पीजीपीपी निकालने के टाइम पीएनएल में तो डालेगा ही डालेगा, जितना भी एम्प्लॉय का कॉस्ट लग रहा है, सैलरी का कॉस्ट लग रहा है, उसके अतिरिक्त, क्योंकि उसने नए लोगों को नौकरी दी है, इसलिए वो 80JA में एडिशनल डिडक्शन माइनस कर सकता है अपनी एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% भी, यदि वो ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है। और ये कंडीशंस क्या क्या है? न्यू वर्कर जो होने चाहिए वो परमानेंट वर्कर होने चाहिए। ये नहीं आपने थोड़े समय के लिए टेम्परेरी वर्कर रखे, डिडक्शन ली, उन्हें निकाल दिया। आप परमानेंट वर्कर्स को हायर करेंगे, और जो वर्कर्स को हायर करा है उन परमानेंट वर्कर्स का मतलब क्या होगा कि 240 डेज या उससे ज़्यादा के लिए वो आपके यहाँ पर रहेंगे, आप उन्हें काम देंगे। 240 डेज या उससे ज़्यादा का आप उन्हें काम देंगे, तभी वो परमानेंट वर्कर्स कहलाएंगे। पर एपरल, फुटवेयर और लेदर इंडस्ट्री में, कपड़े, जूते, लेदर की इंडस्ट्री में 150 डेज तक भी अगर आप उन्हें काम देते हैं तो भी माना जाएगा कि आपने उन्हें परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ही रखा है। तो ये हुई कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन है कि उनकी सैलरी 25,000 रुपये से पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वर्कर्स हैं यार, ये ज़्यादा लोग ये पैसे ज़्यादा नहीं कमाते हैं, ये वर्कर्स हैं, तो इनकी सैलरी कम ही रहती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 25,000 रुपये तक इन्हें दे सकते हैं पर एम्प्लॉय पर मंथ। शुड पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज पीएफ स्कीम, जानबूझ के लिमिट डालिए ताकि ये लोग जो है पीएफ में भी पार्टिसिपेट करें, तो इनका कुछ कंट्रीब्यूशन पीएफ में भी जमा होगा आपके एंड से और कुछ एम्प्लॉय देगा। इन पेंशन स्कीम एंटायर कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी पेड बाय द गवर्नमेंट, और यदि पेंशन स्कीम में आप रजिस्टर कर रहे हैं इन एम्प्लॉयज़ को
तो सारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के एंड से नहीं आना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी भी स्कीम है जहाँ पर कि एम्प्लॉय का कुछ कटता है और कुछ गवर्नमेंट देती है। अगर 100% गवर्नमेंट दे रही है उस पेंशन स्कीम में तो वो वाली स्कीम नहीं होनी चाहिए, बल्कि एम्प्लॉय दोनों देंगे। गवर्नमेंट भी दे सकती है बट शुड नॉट बी कि 100% गवर्नमेंट ही पे कर रही है उसमें, ऐसी पेंशन स्कीम नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी अ बिजनेस नॉट सेटअप बाय स्प्लिटिंग और बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑलरेडी बना हुआ है, उसी का हमने नामकरण चेंज कर दिया और कहा कि देखो ये सारे हमारे नए बिजनेसेस हो गए, ये हमारे सारे नए एम्प्लॉयज़ हो गए, ये नहीं होएगा। ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपने सिर्फ नामकरण चेंज करा, ये नई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए सेक्शन लाया गया है। तो नए वर्कर्स होने चाहिए, नई यूनिट होनी चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ले लोगे कितना, एम्प्लॉय कॉस्ट का 30% तक डिडक्शन ले सकते हैं। 80 PA की बात करते हैं, डिडक्शन फॉर प्रोड्यूसर कंपनी। ये कौन सी कंपनी होती है जी? प्रोड्यूसर कंपनी पता है आपको? प्रोड्यूसर कंपनी वो होती है जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में इन्वॉल्व है। वैसी जो कंपनी है उसके लिए एलिजिबल बिजनेस भी दे रखे हैं, जैसे कि मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय मेंबर्स, परचेजिंग द एग्रीकल्चर सीड्स, लाइव स्टॉक फॉर मेंबर्स, प्रोसेसिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स। तो ये प्रोड्यूसर कंपनी होती है जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, जो लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं, लाइव स्टॉक का भी, इवन पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह भी करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में है, उनको सपोर्ट करती हैं, कुछ खरीद कर कुछ बेच कर। वैसी प्रोड्यूसर कंपनी को जो है जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे वो इस एलिजिबल बिजनेस का, यानी कि इनकी मार्केटिंग से, परचेज से या प्रोसेस करने से जो भी पैसा कमाएंगे वो 100% की डिडक्शन ले सकते हैं, यानी इनका पूरा प्रॉफिट माफ कर दिया गया है। कब करा गया है? अगर इनका टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, ये एलिजिबल बिजनेस नीचे वाले कैरी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट करना जो इनके मेंबर्स ग्रो करते हैं, या परचेज करना एग्रीकल्चर सीड्स, लाइव स्टॉक, या प्रोसेस करना जो मेंबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस चीज़ को, और ये अपनी ITR को टाइम पर फाइल करते हैं। ये चीज़ें फुलफिल होगी तो बेनिफिट मिलेगा। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वैसे ही प्रोड्यूसर कंपनी होती है, इसके लोग मेंबर होते हैं और मिलकर काम करते हैं, कलेक्टिवली जो है अच्छा बार्गेन कर सकते हैं। आज मैं सामान खरीदने जाऊँ, सीड्स खरीदने जाऊँ अपने लिए तो महंगे मिलेंगे, पर अगर 100 लोग मिल जाएं तो हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और सब लोग जब मिलकर एक डिमांड करेंगे तो हमें वो सस्ता मिलेगा। तो इसीलिए प्रोड्यूसर कंपनी बनाई जाती है और उसके काम पर जो है, उसके प्रॉफिट पर जो है उसे डिडक्शन पूरी मिलती है। सेक्शन 80M अभी आया है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स। ये पहले नहीं था, ये बाद में इंट्रोड्यूस करा गया है। डिडक्शन फॉर डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अगेंस्ट द डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट अवेलेबल टू ऑल द कंपनीज। क्या मतलब हो गया इसका? 80M का क्या मतलब हो गया? इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिविडेंड देती है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी के शेयर होल्डर कई सारी कंपनीज भी हो सकती है और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। तो अगर आपके शेयर होल्डर कोई दूसरी कंपनी है तो डेफिनेटली उसको डिविडेंड दिया जाएगा, तो उसको इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड बोलेंगे। अब यहाँ पर डिडक्शन किस चीज़ की दी गई है? जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है किसी और कंपनी को ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अगेंस्ट द डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी। क्या हो गया इसका मतलब? किसी डोमेस्टिक कंपनी से, फॉरेन कंपनी से, बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिला, वो आपकी क्या होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आगे आप किसी और को डिविडेंड दे रहे हैं, कॉर्पोरेट को, तो उसका 80M में डिडक्शन ले लेंगे कि भैया इतना डिविडेंड तो मुझे मिला और क्योंकि मैंने आगे और डिविडेंड कॉर्पोरेट्स को दे दिया तो मैं 80M में उसकी डिडक्शन ले रहा हूँ, वो मेरी इनकम नहीं मानी जाएगी, जो आई वो आगे गई। ये सेक्शन 80M का बात करी गई है। इसी के साथ आपका सेक्शन 80M भी हो गया, डिडक्शन का चैप्टर भी हमने डिस्कस कर लिया है। कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, जब रीडिंग लगाएंगे तब तो डाउट आएंगे। अगर पढ़ेंगे ही नहीं एक बार, जो इतना सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने दिया हुआ है 122 पेजेस, अगर इसकी रीडिंग भी नहीं लगाएंगे आराम से बैठकर तो डाउट्स कैसे आएंगे? और डाउट्स नहीं आएंगे तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, क्लैरिटी नहीं मिलेगी तो सब्जेक्ट होगा नहीं। तो इसीलिए जो चीज़ मैंने बताई है उससे आपको ये हौसला मिलेगा कि हाँ यार, ये जो नोट्स में दे रखा है ना, वो चीज़ें हमने सुनकर जो है हमें समझ में आ गई कि हाँ ये चीज़ें हैं इसमें, और हमने उसे सुन लिया है। अब जब बैठकर खुद पढ़ोगे ना कि हाँ ये बताया था, थोड़ी चीज़ें आपने कैच कर ली, लेक्चर के दौरान कुछ मार्किंग कर ली, अब जब बैठकर खुद पढ़ोगे ना तो चीज़ों में क्लैरिटी आएगी। और क्लैरिटी नहीं आए तो मुझसे डाउट्स पूछोगे अपने, तो उससे और क्लैरिटी आएगी। तब जाकर आपको होगा कि हाँ यार ये मेरा जो चैप्टर है हो गया है। फिर हम लोग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे तो उससे पहले एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। फिर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में जब मैं डिस्कस करूँगा तो बैठोगे आप साथ में और एक एक चीज़ डिस्कस करोगे कि हाँ ऐसे ऐसे करा है, चीज़ें क्लियर हो रही है, और फिर खुद से ट्राई करोगे। जब खुद से ट्राई करोगे तब आपको और दिक्कत हो सकती है
आएगी तो मुझसे पूछोगे और उसमें क्लैरिटी लोगे। जब ये प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका पूरा का पूरा जो है वो चैप्टर अच्छे से हो जाएगा, जिसको रिवीजन कर कर आप टेस्ट भी दे सकते हो, जिसका एमसीक्यू टेस्ट में अपलोड करूंगा। और ऐसे जब आपकी पूरे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, देन यू हैव टू रिवाइज इट अगेन अगेन एंड अगेन एंड अपीयर फॉर द पास्ट ईयर एग्जामिनेशंस। जो भी उसके पेपर आए हैं उसे अपीयर करना होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बुक से, और उसके बाद हम टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर तसल्लीपूर्वक जो है डिस्कशन करना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आराम से डिस्कशन करना पड़ेगा। फिर सैलरी का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, उस पर भी आराम से डिस्कशन करना पड़ेगा। एंड दैट्स इट। उसके बाद आपका चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, फिर सीएमए वालों के एक्स्ट्रा टॉपिक्स रहेंगे, वो मैं उनकी मॉड्यूल से भी कराऊंगा, और उनके मटेरियल के भी कुछ क्वेश्चंस मैं बाद में डिस्कस करूंगा। वो सीएमए वालों को मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे। सी इंटर वालों को नहीं मिलेंगे वो वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद एंड बाय बाय।